तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मुद्दे में एक अहम बात तो और भी है, एक अहम मुद्दा और भी है, और वो ये है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान जो है वो बड़े मायने रखता है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के तौर पर उसकी 100 सालों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। अब यहां कई सवाल दिमाग में आते हैं, जो सवाल स्मार्ट सिटी से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, सवाल वो जो पॉलिटिकल सिर्फ वादे, जो बयानबाजियां होती हैं, उससे भी जुड़े हैं। तो हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर अनुराग ठाकुर ने जो है वो अपना एक बयान दिया। 100 सालों की एक लंबा वक्त होता है, 100 सालों की जरूरतों को देखते हुए जो है वो आज तैयारियां की जाएंगी और सारी जरूरतें जो हैं वो पूरी की जा पाएंगी। कितना सार्थक ये बयान जो है, या ये कहा जाए कि सोच जो है वो अभी के सिनेरियो में नजर आती है? अगर हम दोनों ही जगहें देख ले, शिमला और धर्मशाला, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए गौतम, ये हिमाचल का सौभाग्य है कि हिमाचल के दो प्रमुख नगर, राजधानी शिमला और एक तरह से प्रदेश की दूसरी राजधानी माने जाने वाले धर्मशाला, हम्म। दोनों ही स्थानों को भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाया गया है और दोनों को स्मार्ट सिटी के तौर पर घोषित किया गया है। हम्म। अब मसला ये है कि स्मार्ट सिटी के तहत किया क्या जाना चाहिए, क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि हिमाचल के ये दोनों प्रमुख शहर जो हैं वो वास्तविक तौर पर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो सके। हम्म। अभी तक गौतम जो देखा गया है वो ये नहीं है कि चाहे आप शिमला को ले लीजिए, चाहे आप धर्मशाला को ले लीजिए, स्मार्ट सिटी के तहत जितना काम होना चाहिए था उतना काम हो नहीं पाया, हम्म। या फिर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ये अनुमति नहीं देती हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो अहम योजनाएं बनाई जानी चाहिए वो बन पाए। मसलन अब मैं आपको पहले हम शिमला की बात करते हैं। जी। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेकों परियोजनाएं लाई गई हैं। हम्म। वो उन पर काम भी चालू है और चिंतन भी किया जा रहा है। जी। अब सबसे पहला काम तो यह है कि सड़कों को चौड़ा किया जाना, स्मार्ट सिटी के अनुरूप बनाया जाना। हम्म। कई इलाके हैं जहां पर सड़कों को चौड़ा किया ही नहीं जा सकता, जी। वोट बैंक वहां आड़े आ जाता है। हम्म। अब स्मार्ट सिटी के आड़े अगर वोट बैंक आएगा तो निश्चित तौर पर वोट बैंक स्मार्ट सिटी पर भारी पड़ेगा हम्म। और वो सड़कें आज भी चौड़ी नहीं हो पाई हैं। दूसरा, पार्किंग की समस्या अहम है कि स्मार्ट सिटी के तहत वाहनों को पार्क करने के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अब हो ये रहा है कि जिन सड़कों को चौड़ा किया भी गया है वहां पर वाहन नहीं चलते हैं, हम्म। वहां पर वाहन पार्क हो रहे हैं और मजबूरी ये है कि लोगों के पास, जो स्थानीय लोग हैं, उनके पास पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। हम्म। तो ऐसे में सड़कें चौड़ी कर दी, सड़कों के किनारे वाहन खड़े हो गए, सड़क तो यातायात के लिए फिर उतनी ही रह गई, या मैं यूं कहूंगा कि उससे भी कम हो गई। ऐसा हो रहा है। तीसरा, जो बिजली की एक व्यवस्था की जाना। आप देखिए स्मार्ट सिटीज के तहत बिजली की तारें जो है वो इस तरह से बिछाई जानी चाहिए कि वो एक तरह से जमीन के नीचे हो और वो दिखाई ना दे। लेकिन शिमला में ये हो रहा है कि चारों तरफ आपको बिजली की तारों के जाल ही दिखाई देंगे और वो इस तरह से तारें उलझी हुई हैं कि वो शहर जो है वो एक तरह से यूं लगता है कि जैसे वहां तारे ही तारे हैं। उस पर केबल नेटवर्क की तारें, उस पर जो इंटरनेट की तारें, वो किसी भी इंटरनेट का वो हो सकता है, ऑप्टिकल वायर, जो वो हवा में लटक रही हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो स्मार्ट सिटी के तहत रोप वे डेवलप किए जाने चाहिए, हम्म। उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां ही इतनी लटकी हुई हैं कि सालों लग रहे हैं कि स्वीकृतियां, तब तक जो एक प्रोजेक्ट जो आज अगर वो 400 करोड़ रुपए का है, जब तक उसकी स्वीकृति मिलती है वो 1200 करोड़ के लगभग हो जाता है। हम्म। स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी आज ही वो दिल्ली में वन मंत्री से मिले भी हैं। हम्म। उन्होंने ये मांग भी की है कि
अहम परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियों को जल्द दिया जाए और इन्हें लंबित ना किया जाए, क्योंकि इससे परियोजनाएं लटकती हैं और विकास जो है वो थम जाता है। यही परिस्थितियां जो शिमला के लिए हैं, ऐसी ही सेम परिस्थितियां धर्मशाला के लिए भी हैं। धर्मशाला में भी पार्किंग की व्यवस्था के लिए ना स्थान है, ना ही प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली के लिए और पानी के लिए वो पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है जो स्मार्ट सिटी के तहत होने चाहिए। वो तो मैं आपको ये भी बताऊं कि एक IAS ऑफिसर जो स्मार्ट धर्मशाला के ही रहने वाले हैं और उन्हें पूर्व भाजपा सरकार में सबने धर्मशाला का की जो नगर निगम है वहां का MD कम CEO नियुक्त किया था, कैप्टन JS पठानिया, और उन्होंने उसका दायित्व संभाला। उन्होंने उसके लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन कुछ ही समय में उनका तबादला भी कर दिया गया। उन्होंने जो परियोजनाएं जिनको एक कागजों पर जो एक स्वरूप दिया था, उन्हें भी रफा दफा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अल्टीमेटली वो भी जो है वो खफा हुए और उन्होंने अपने पद से ही त्याग पत्र दे दिया, सरकारी नौकरी ही छोड़ दी। और उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया कि अभी तक जो स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला में पैसा खर्च किया जा रहा है वो 100% व्यर्थ होगा और आने वाले समय में इस पैसे का जो मिस यूज ही माना जाएगा। ये पैसा न जनता के काम आएगा। वैसे में 100 साल की बात करना बड़ी दूर की बात है, क्योंकि 100 साल के लिए योजना बनाई ही नहीं जा रही। ये गौतम सर, फंड्स की बात भी यहाँ पे आ जाती है कि जब परियोजनाओं की बात होती है, 100 साल की बंदोबस्त की बात होती है, तो पैसे की बात आ जाती है कि आखिर फंड्स कहाँ से लाए जाएंगे। देखिए गौतम, इसमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत भारत सरकार द्वारा लगातार फंड्स दिए जाते हैं। इसीलिए किसी शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर घोषित किया जाता है और फंड्स जो है तो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, प्रायोजित है, उसमें कुछ ही पैसा हिमाचल सरकार को खर्चना होता है। तो ऐसे में फंड्स की कमी नहीं आनी चाहिए यदि योजनाएं जो प्रभावी ढंग से भारत सरकार को भेजी जाए और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होकर उन्हें कागजों पर उतारा जाए, ये ठंडे बस्ते में न डाला जाए। और ऐसे में फंड्स की मेरे को नहीं लगता कि कोई समस्या है। आपको योजनाएं जो है वो ऐसी बनानी होगी कि वो कारगर साबित हो सके। जी गौतम, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।